हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के एक और बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है नेशनैलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। अब ये नेशनैलिटी वर्ड हमने कई सामने सुना होगा, आपने बहुत सारे फॉर्म्स भरे होंगे अपने जीवन काल में, आपने नेशनैलिटी का कॉलम कई बार देखा होगा। ठीक है, अभी नेशनैलिटी इंटरनेशनल लॉ में होती क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, सारी बातें समझेंगे। तो नेशनैलिटी के ऊपर नोट से लेके आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, तो कॉपी पेन लेकर आप बैठ सकते हैं और इसको ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कोर्स में हैं जहाँ इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट है या फिर इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए यार फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं नेशनैलिटी इन इंटरनेशनल लॉ की। सो यार सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नेशनैलिटी। नेशनैलिटी क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। नेशनैलिटी बेसिकली क्या है, सिर्फ एक लीगल बॉन्ड है एक इंडिविजुअल का और एक स्टेट का। स्टेट मीन्स कंट्री का, तो एक इंडिविजुअल और एक कंट्री, उनके बीच में क्या लीगल बॉन्ड है वही दिखाता है उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है। गिविंग राइट्स टू राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। अब कोई कहीं का नेशनल है, मान लीजिए जैसे हम इंडिया के नेशनल है, अगर आप इंडिया के नेशनल है तो आपकी इंडिया के टुवर्ड्स कुछ राइट्स आप ले सकते हैं इंडिया से और कुछ ड्यूटीज बनती है एज अ नेशनल। तो वो क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ हम समझेंगे। बस नेशनैलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक लाइन में अगर उत्तर दें तो आप बोलेंगे इट इज़ अ लीगल बॉन्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। सिंपल, ठीक है, ये लीगल बॉन्ड है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि जिसका जन्म जहां हुआ है वो वहां का नेशनल है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए इट इज अ लीगल बॉन्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। ठीक है, इट इज नॉट मेरली एन इमोशनल कनेक्शन। ये एक सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं हो सकता, ये एक लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि इस नेशनल के साथ साथ आपकी कई सारी ड्यूटीज बन जाती है अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, और आप कई सारे राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलेगी, कहाँ की मिलेगी, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ की मिलेगी। तो एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो जब देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, अब इंडिया के नेशनल्स जो थे वो प्रोटेक्शन लेने कहाँ जाएंगे भाई, दोनों कंट्रीज का वॉर है। अब हमारे कुछ लोग, कुछ बच्चे, स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे, वो कहाँ जाएंगे, इंडियन एम्बेसी में जाएंगे। अब इंडिया उन्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दे आर नेशनल्स ऑफ इंडिया, तो उनका कुछ एक लीगल बॉन्ड है ना, इसलिए तो वो अपनी राइट्स एंड अपनी ड्यूटीज के टुवर्ड्स वहां जा सकते हैं। तो यही होता है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन आपको मिलेगी उस कंट्री की। ज्यूरिसडिक्शन आप कहां बता सकते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ एंट्री, रेजिडेंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको उसी कंट्री का मिलेगा जहां के आप नेशनल होंगे। ठीक है, एज पर हेग कन्वेंशन 1930। अब देखिए जितनी भी ये स्लाइड्स आपके सामने आएंगी ना, इनमें एक एक लाइन मैंने बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर लिखी है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स आप बना सकते हैं। वैसे ये सारे नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो मेक श्योर आप वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए समझ गए हम नेशनल क्या होता है। एज पर हेग कन्वेंशन 1930 के अकॉर्डिंग एवरी स्टेट हैज द राइट टू डिटरमाइन इट्स ओन नेशनल। अब एक कंट्री भी चाहता है कि मैं अपने नेशनल्स को डिटरमाइन करूं कि ये मेरा नेशनल है या फिर नहीं है, तो वो हेग कन्वेंशन में उसका भी प्रोविजन लिखा हुआ है। अब ये तो बहुत ही ऊपर से हम अभी हमने बातें करी है, अभी हम चलेंगे बिल्कुल डीप में भी चलेंगे। तो इस स्लाइड से हमने ये सीखा, नेशनल मतलब लीगल बॉन्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट, सिंपल, बस। अब आगे चलिए, ज्यादा लोड मत लीजिए अभी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड है नेशनैलिटी वर्सेस सिटीजनशिप। अब नेशनैलिटी भी आपने टर्म सुना होगा और सिटीजनशिप भी सुना होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं। तो नेशनैलिटी सिटीजनशिप से इसलिए डिफर है क्योंकि नेशनैलिटी कंसर्न होता है इंटरनेशनल लॉ का, और सिटीजनशिप जो हम वर्ड यूज करते हैं वो म्यूनिसिपल लॉ, म्यूनिसिपल मतलब डोमेस्टिक लॉ में यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमने नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, हम नेशनैलिटी अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाए, क्योंकि नेशनैलिटी कभी भी अमेंड नहीं हो सकती है, उसका बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम समझेंगे। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, और सिटीजनशिप वो हमारा नेशनल, हमारे अंदरूनी विषय है। ठीक है, हम सिटीजनशिप कैसे ग्रांट करते हैं, उसके लिए हम क्या लॉ बनाते हैं, वो एक कंट्री का अंदरूनी मामला है। पर एक नेशनैलिटी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है, तो ये इसमें मेन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट टू इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि सारे सिटीजन्स
जैसे हम इंडिया के सारे सिटीजन्स हो सकता है कि इंडिया के ही नेशनल हो, पर हम इंडिया के सारे नेशनल जरूरी नहीं है सबके पास सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया की ही हो, किसी के पास सिटीजनशिप फॉरेन कंट्रीज की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लाइन है, इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना दोबारा से कि इट मे हैपन दैट ऑल सिटीजन्स में पजेस नेशनैलिटी ऑफ अ स्टेट। सारे सिटीजन हो सकता है कि वहीं के नेशनल हो, पर सारे नेशनल जरूरी नहीं है कि वहीं के सिटीजन्स हो। ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कैन बी डिनाइड टू अ पर्सन हु आर नेशनल्स। वो नेशनल तो हैं लेकिन हम उन्हें सिटीजनशिप के राइट सारे नहीं देते। जैसे हमारे एनआरआईज, अब एनआरआईज क्या हमारे नेशनल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे सिटीजन नहीं है। अब वो सिटीजन नहीं है तो काफी सारे राइट्स जैसे वोटिंग का राइट और भी इन्वेस्टमेंट के राइट्स उनके रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बड़ा है, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है नेशनैलिटी की, क्योंकि नेशनैलिटी अभी हम धीरे धीरे इसमें ऊपर आ रहे हैं, फिर हम इंटरनेशनली इसको समझेंगे। अभी हमने समझा नेशनैलिटी क्या है, फिर हमने समझा नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। अब हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी ध्यान से सुनना। अगर आप कहीं के नेशनल है तो आपको वहीं की ही डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिलेगी, और अब्रॉड में जाके आप वहीं की एम्बेसी में जाके कुछ अपनी गुहार लगा सकते हैं, कुछ हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ के नेशनल नहीं हैं तो आप डिप्लोमेटिकली वहाँ की प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते वहाँ की एम्बेसी से। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट ये है कि जनरली अ स्टेट डज नॉट रिफ्यूज टू रिसीव बैक ऑन इट्स टेरिटरी इट्स ओन नेशनल्स। अगर उस कंट्री के नेशनल्स हैं तो वो कंट्री मना नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर वो वापस आना चाहता है आपका नेशनल कहीं और कंट्री से, हो सकता है वो आपका सिटीजन ना हो लेकिन नेशनल हो, तो आम तौर पर वो स्टेट मना नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नेशनैलिटी इंपोर्ट्स अलीजियंस। नेशनैलिटी के साथ साथ एक फेथ आता है, एक लॉयलनेस आती है, तो नेशनैलिटी ये काम करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टेट हैज अ जनरल राइट इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रीटी बाइंडिंग इट टू रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडाइट इट्स ओन नेशनल्स टू अनदर स्टेट रिक्वेस्टिंग सरेंडर। एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपने नेशनल को सरेंडर करने से मना कर सकता है, बिकॉज वो उसका नेशनल है, तो वो उसको अपने पास ही अपने कंट्री में अगर कोई उसने क्राइम भी किया है तो वहीं पर उसके साथ वो डील कर सकता है, और वो बाहर वाली कंट्री को सरेंडर उसको सौंपने से मना कर सकता है, एक्स्ट्राडाइट से मना कर सकता है अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं है तो। ठीक है, तो ये इतना राइट आ जाता है एक स्टेट का अपने नेशनल के ऊपर। आई होप ये आप 4 पॉइंट समझ गए। फिफ्थ पॉइंट इज एनिमी स्टेट एट द टाइम ऑफ वॉर इज डिटरमाइंड बाय द नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई आपकी कंट्री के साथ वॉर हो रही है एक और कंट्री की, तो अब जो पर्सन है वो आपका एनिमी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा कि वो नेशनल कहाँ का है। सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ का नेशनल है। ठीक है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाए सपोज, मान लीजिए, तो क्या होगा? अगर यहाँ हमारे इंडिया में कोई पाकिस्तानी नेशनल रहता है तो वो हमारा एनिमी हो जाएगा सेम टाइम से। ठीक है, किसी और कंट्री का है तो नहीं होगा। तो ये कैसे पता चला? बिकॉज वो नेशनल कहाँ का है। हो सकता है वो हमारी कंट्री में ही पिछले 5 साल से 10 साल से रह रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो नेशनल कहाँ का है ये आपका एनिमी स्टेटस डिटरमाइन करता है। ठीक है, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज स्टेट्स में फ्रिक्वेंटली एक्सरसाइज क्रिमिनल और अदर जुरिसडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी देखकर ही आपके ऊपर एक स्टेट क्या करेगा? अपने लॉज को इंप्लीमेंट करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी। तो अब समझते हैं एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी बेसिकली हमें मिले कैसे? तो देखो, नेशनैलिटी मिलने के 3 तरीके हैं, जरा ध्यान से सुनना। नेशनैलिटी हमें कैसे मिल सकती है? बाय बर्थ हो सकता है, जन्म सिद्ध हमें नेशनैलिटी मिल जाए। अब जन्म सिद्ध कैसे मिलेगी? उसके भी 2 पॉइंट्स हैं। या तो वो जस्ट सोली होगी, राइट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब है कि आपका जहां जन्म हुआ है आपको वहां की नेशनैलिटी वो कंट्री दे देगा। ठीक है, एक होता है जस्ट सैंग्विनिस, राइट ऑफ ब्लड। आपका जन्म तो वहां नहीं हुआ लेकिन आपका वहां खून का रिश्ता जिसे हम बोलते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स का जन्म वहां हुआ था, तो उस बेसिस पर भी आपको क्या मिल जाएगी? नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे राइट ऑफ द सॉइल यूएस एंड कनाडा देते हैं, और राइट ऑफ ब्लड जर्मनी, इंडिया एंड अदर कंट्रीज भी देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए है। तो आप समझ गए, जस्ट सोली मतलब राइट ऑफ द सॉइल, आपका वहां जन्म हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज और मोस्टली यूएस एंड कनाडा जाते हैं, और हो सकता है वहाँ वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जन्म वहाँ हो जाए बस एक बार, क्योंकि अगर उसका जन्म वहाँ हो गया
तो यूएस कनाडा क्या करेंगे, उसको बच्चे को नेशनैलिटी वहां की दे देंगे, तो वो वहां से जन्म सिद्ध ही वहां का सिटीजन हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा, तो उसके थ्रू फिर वो भी रह सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है। और हमारा इंडिया और जर्मनी ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं, वो राइट ऑफ ब्लड भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपका यहाँ जन्म हो सकता है आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, आपका जन्म हो सकता है किसी और कंट्री में हुआ हो सकता है कि आजकल तो जैसे ओवर फ्लाइट भी हो जाते हैं, तो अगर फ्लाइट में हुआ है, मतलब कहीं भी हुआ है, तो तब भी हम आपको नेशनैलिटी दे देंगे अगर आपका खून का रिश्ता हमारे देश से है तो। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरल तरीके से भी आपको नेशनैलिटी मिल सकती है, जैसे इधर बाय मैरिज, अगर आपने शादी कर ली, बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा है, जैसे यूएस कनाडा की बात करें तो अगर आपने शादी कर ली, या फिर इंडिया में भी होता है, अगर आपने शादी कर ली तो आपको नेचुरल तरीके से भी नेशनैलिटी सिटीजनशिप मिल जाती है इजीली। ठीक है। रेजिडेंस के बेसिस पर भी मिल सकता है, और स्टेट की डिस्क्रिशन भी है, मर्जी है कि वो आपको अपना नेशनैलिटी देना चाहे या फिर ना देना चाहे। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज बाय स्टेट सक्सेशन। ये क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अब देखिए, मान लीजिए दो कंट्री की वॉर हुई, ठीक है। अब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया तो कंट्री कैप्चर हुई है, लोग तो है ही ना वहां पे। अब जो बी कंट्री है जो कैप्चर हुई है, उसके लोग अब कहाँ के नेशनल कहलाएंगे, क्योंकि उसकी कंट्री तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब तो वो कंट्री ए ही बन चुकी है। ठीक है ना, बी कंट्री तो ए ही बन गई, तो उसके नेशनल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ए के नेशनल्स हो जाएंगे। तो चेंज ऑफ सॉवरेनिटी और बॉर्डर्स अगर होते हैं तो आपको भी नेशनैलिटी मिल जाती है बाय स्टेट सक्सेशन। सिंपल। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से जरूर ध्यान रखना, समझ में आई गेस आपको आ गया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने जाना कि नेशनैलिटी मिलती कैसे है। अब भाई देखिए, लॉस ऑफ नेशनैलिटी भी हो सकता है। आप अपनी नेशनैलिटी खोते कैसे हैं, जरा वो ध्यान से समझिए। ठीक है। अब लॉस ऑफ नेशनैलिटी का पहला पॉइंट ये है, अ पर्सन में लूज नेशनैलिटी थ्रू, कैसे कैसे। फर्स्ट पॉइंट इज रिलीज और रिनंसिएशन, या तो आपको रिलीज कर दिया जाए या फिर आप त्याग दें, समझ गए ना। बाय डिक्लेरेशन और डीड साइंड एंड रजिस्टर्ड एट कॉन्सुलेट। आप जाते हैं एम्बेसी में, जाते हैं आप, बिल्कुल एक डीड साइन करते हैं कि मैं यहाँ की नेशनैलिटी छोड़ता हूं। सिंपल एज दैट। आपने क्या कर दिया, सेम डे से आपकी नेशनैलिटी गई। ओके। अब इसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो सब समझेंगे। तो लॉस ऑफ नेशनैलिटी, पहला पॉइंट रिलीज और रेनंसिएशन। सेकेंड पॉइंट इज रेवोकेशन और डिप्राइवेशन। तो इसको ध्यान से समझना। अंडर स्पेशल डी नेशनलाइजेशन लॉज पास बाय द स्टेट ऑफ विच द पर्सन कंसर्न इज अ नेशनल। अब मान लीजिए आपकी कंट्री ने कुछ स्पेशल लॉज बनाए कि आपने अगर ये चीजें करी तो आपकी नेशनैलिटी चली जाएगी, तो और आपने अगर उनमें से कोई भी चीज कर दी तो गई। ठीक है, डिप्राइव हो गए आप, आपसे छीन ली गई, रिवोक हो गई आपकी नेशनैलिटी। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल लॉज पे, म्यूनिसिपल लॉज पे। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट कि आप अपनी नेशनैलिटी कैसे खोते हैं, वो है ऑटोमेटिक लॉस। अब ऑटोमेटिक लॉस कैसे होगा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा लॉ बना सकती है कि अगर आपने किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ली तो प्रीवियस कंट्री की नेशनैलिटी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर आप लॉन्ग रेजिडेंस रहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, सपोज 10 साल 15 साल, कुछ भी हो सकता है उस कंट्री के लॉ के हिसाब से। अगर आप किसी और कंट्री में रह गए तो आपकी प्रीवियस कंट्री की नेशनैलिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा रूल बना सकती है कंट्री। इस सिचुएशन में ऑटोमेटिक लॉस आपकी नेशनैलिटी का हो जाएगा। ठीक है। आई होप 3 पॉइंट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट सक्सेशन, जो मैंने आपको समझाया। अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को एक्वायर कर लिया है तो वहां के नेशनल्स की नेशनैलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो कंट्री ही खत्म हो गई है। अब वो कहां के नेशनल्स हो जाएंगे, ए कंट्री के। ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स है लॉस ऑफ नेशनैलिटी के। अब चलते हैं आगे। आप समझते हैं नेशनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड एसोसिएशन। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। तो नेशनैलिटी कंपनीज की या फिर एसोसिएशन की कैसे तय होती है। इंडिविजुअल की तो हमने पढ़ ली ना, अब जरा कंपनीज की देख लेते हैं। तो इन इंटरनेशनल लॉ नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो कॉर्पोरेशंस एंड एसोसिएशंस कैन पोजेस अ फॉर्म ऑफ नेशनैलिटी। सिर्फ इंडिविजुअल ही नेशनल नहीं होता, एक कंपनी भी नेशनल होती है। अगर हम हमारे माइंड में बोला जाए कि एप्पल कंपनी, तो माइंड में आएगा यूएसए। ठीक है। बोला जाए सैमसंग, ह्युंडई, साउथ कोरिया का नाम आएगा। नोकिया बोला जाए, फिनलैंड का नाम आएगा। क्यों भाई, क्योंकि वो वहां की कंपनीज की भी नेशनैलिटी तय होती है। समझते हैं कैसे, देखो, अ कंपनीज नेशनैलिटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय 3 पॉइंट से डिटरमाइन होती है। तीनों में से कोई सा भी चल सकता है। जैसे या तो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पर है, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड कहां पर है, या फिर लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर,
हो सकता है रजिस्टर्ड कहीं और हो लेकिन हेडक्वार्टर्स कहीं और हो, तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, कहाँ की कंट्री के नेशनल्स द्वारा वो कंट्रोल की जा रही है। हो सकता है कंपनी सब कुछ सेटअप, हेडक्वार्टर सब कुछ इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है, लेकिन जितने भी उसके कंट्रोलर्स बैठे हैं वो कौन से हैं, यूएस के हैं, तो कंपनी कहाँ की मानी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स तय करते हैं कंपनी की नेशनैलिटी कहाँ की होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो यार देखिए सारा फर्क कंपनी में इसी से पड़ेगा, बिकॉज वो अल्टीमेट क्या रेवेन्यू कहाँ कमा के कहाँ भेजती है, कैसे उसे यूज करती है, कहाँ के लॉज उस पर लगते हैं, उसकी नेशनैलिटी ही तय करेगा। ठीक है, तो इसमें एक केस आता है, इसको हम समझेंगे, लेकिन केस की स्पेसिफिक वीडियोस में अलग अलग से बनाऊंगा। मैंने बहुत सारी बनाई भी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर पूरा समझना है पूरा इंटरनेशनल लॉ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, वैसे आप आई होप आपने कर दिया होगा, और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बार्सिलोना ट्रैक्शन केस आईसीजे 1970 का ये केस है। इसमें सिंपल सी इतनी बात हुई, आईसीजे ने बोला, आईसीजे आई होप समझते होंगे आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कहता है दैट ओनली स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन एक्सरसाइज डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉर्पोरेशन। मतलब कोर्ट ने ये बोला कि कंपनी कहां पर इनकॉर्पोरेट है, कहां पर रजिस्टर्ड है, वो आप देखो, उसको वहीं की नेशनैलिटी मानी जाएगी कि वहीं की नेशनल है। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात हुई थी इस केस में, इसको आप नोट कर सकते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैंने बता दिए, प्लेलिस्ट में अलग से आएगा उनके लिए। तो हमने क्या सीखा कि कंपनी कैसे नेशनैलिटी तय होती है, 3 तरीके से। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा जाएगा, लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर देखा जाएगा, और कंट्रोल बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री देखा जाएगा। इन तीनों पॉइंट से तय करेंगे कि कंपनी कहाँ की नेशनल है। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं इसमें एंड समझते हैं ड्यूअल एंड मल्टीपल नेशनैलिटी का क्या है प्रिंसिपल। तो देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई एक पर्सन 2 जगह का, 2 कंट्रीज का नेशनल हो जाए, या फिर 2 से ज्यादा कंट्रीज का नेशनल हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो क्या सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, लॉ में है, मास्टर्स में है, जुडिशरी में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ड्यूअल एंड मल्टीपल नेशनैलिटी क्या होता है, कैसे होता है। देखो ड्यूअल नेशनैलिटी का सिंपल से मतलब है अ पर्सन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल बाय 2 और मोर कंट्रीज। सबसे पहले एक ही पर्सन 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज हो रहा है, वो भी लीगली। ठीक है ना, इलीगली बिल्कुल नहीं, लीगली ये काम होगा। एन इंडिविजुअल मे पजेस डबल नेशनैलिटी नोइंगली और अननोइंगली। हो सकता है जानबूझकर उसको पता है मैं 2 जगह का नेशनल हूं, और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि उसे पता ही नहीं रहता कि मैं 2 कंट्रीज का नेशनल हूं। बिल्कुल, तो ये कैसे होता है समझेंगे इसी में। ठीक है, तो नोइंगली और अननोइंगली वो नेशनैलिटी, डबल नेशनैलिटी वो पजेस कर सकता है। ठीक है, और विद और विदाउट इंटेंशन भी हो जाती है। अब इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सब समझेंगे। तो कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं डबल नेशनैलिटी के, पहले वो जानते हैं। ठीक है, बर्थ इन वन कंट्री टू पेरेंट्स फ्रॉम अनदर। समझे, एक कंट्री में जन्म हुआ, अब पेरेंट्स कहाँ के नेशनल है, दूसरी कंट्री के। मान लीजिए एक इंडियन कपल है। ठीक है, अब इंडियन कपल है, वो जाते हैं कनाडा। अब वो कनाडा गए, वहां उनके बच्चे का जन्म हो गया। अब उनके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, कनाडा में। तो कनाडा क्या करता है, आपको सोली देता है, जस्ट सोली। सोली मतलब सॉइल, जहाँ की मिट्टी पर आपका जन्म हो गया, वहां के आप नेशनल बन गए, बच्चा बन गया नेशनल। अब इंडिया क्या देता है, इंडिया देता है जस्ट सैंग्विनिस, राइट ऑफ ब्लड, खून का रिश्ता देखते हैं हम लोग। तो खून का रिश्ते से वो इंडिया का नेशनल हो गया, और जस्ट सोली से वो कनाडा का नेशनल हो गया। तो बन गया ना, डबल नेशनैलिटी आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। सेकेंड तरीका है इसका, नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, विदाउट रिनाउंसिंग ओरिजिनल नेशनैलिटी। आपने कहीं और की तो अडॉप्ट कर ली, उनके रूल्स के मुताबिक, उनके लॉस के मुताबिक आप सेट बैठे, लेकिन प्रीवियस कंट्री की आपने नेशनैलिटी लूज नहीं करी, नहीं छोड़ी। तो ये भी एक तरीका होता है ड्यूअल नेशनैलिटी पाने का। तीसरा है मैरिज और डिसेंट से, ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, अब इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप। हम ड्यूअल सिटीजनशिप भी नहीं देते, तो नेशनैलिटी क्या देंगे, समझ गए ना। हम कहते भाई अगर आप कहीं और के नेशनल हो तो हम बिल्कुल आपको मना कर देंगे, और अगर आपने हमें नहीं बताया, हमें जब पता चलेगा हम तब कर देंगे। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी नेशनैलिटी देने का तरीका दूसरा है। ड्यूअल नेशनैलिटी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम भी नहीं है बेसिकली। तो वाइल कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, हम ड्यूअल सिटीजनशिप ही नहीं देते हैं, तो नेशनैलिटी कैसे दे देंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि ये क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है,
तो इंटरनेशनल लॉ इसमें क्या कहता है, इट डज नॉट प्रोहिबिट ड्यूअल नेशनैलिटी। अब इंटरनेशनल लॉ में भी ड्यूअल नेशनैलिटी मना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है उसी पर्सन को। कैसे? मिलिट्री सर्विस। अब ये क्या होता है, देखिए बहुत सारी कंट्रीज क्या कहती है कि एट द टाइम ऑफ वॉर या फिर कंट्री पे अगर कोई खतरा हुआ ना, तो हमारे नेशनल्स हमारे लिए खड़े होंगे, चाहे बंदूक लेकर, चाहे मेडिकल सर्विस देकर, या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन वो हमें अपनी सर्विस देंगे इन केस ऑफ वॉर या फिर अदर क्रिटिकल सिचुएशन में। अब मान लीजिए कि आप दो जगह के नेशनल है, दो कंट्रीज के नेशनल है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि आप कहाँ अपनी ये मिलिट्री सर्विस देंगे। अब सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूजन तब होगी जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर है और आप उन्हीं दो कंट्रीज के नेशनल है। तो अब तो मतलब आप इस कंट्री अगर आप यहाँ देते हैं तो इसके लिए एनिमी हो जाएंगे, और अगर यहाँ अपनी सर्विस देते हैं तो ए कंट्री के लिए एनिमी हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है मिलिट्री सर्विस के टाइम पर। दूसरा, टैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर कोई अपने नेशनल पे टैक्स लगाता है, तो अगर आप दो कंट्री के हैं तो ड्यूअल टैक्सेशन की आपको दिक्कत आएगी। तीसरी होती है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन आपको कहाँ की मिले, मतलब जितने राइट्स हैं अगर आप दो जगह के होंगे तो उतनी वो आपको प्रॉब्लम भी देंगे कि आप, क्योंकि दोनों हर कोई दे नहीं सकता, और एक आप कैसे कहाँ से डिमांड करेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, तीन दिक्कतें ये जरूर याद रखना, मिलिट्री सर्विस, टैक्सेशन एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, जरा ध्यान से सुनना। हेग कन्वेंशन 1930 कहता है कि अगर कहीं पर भी नेशनैलिटीज लॉ का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, एक पर्सन दो कंट्री का नेशनल है पर वो किसी थर्ड कंट्री में जाता है, अब थर्ड कंट्री उसे ए कंट्री का समझे या फिर बी कंट्री का समझे, वो कैसे तय होगा? आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है हेग कन्वेंशन के। कैसे तय होगा, ध्यान से सुनना। या तो द नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर हैबिचुअली एंड प्रिंसिपल रेजिडेंट, जहां का वो प्रिंसिपल रेजिडेंट है, या फिर हैबिचुअली वो ज्यादातर अक्सर कहां रहता है वो देख लो। या फिर द नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री विद विच इन द सर्कमस्टांसेस दे अपीयर्स टू बी इनफैक्ट मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, या फिर आप देखोगे कि आपने एनालाइज करोगे कि कहाँ कहाँ कब कब किस किस सिचुएशन में वो किस कंट्री के ज़्यादा क्लोज है। तो इन दो तरीके से आप तय कर सकते हो कि जिसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है वो एक्चुअल में कहाँ का नेशनल माना जाए। तो आर्टिकल 5 में ये दो पॉइंट्स लिखे हैं। बी पॉइंट, नॉट ए बॉम्ब्स केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस केस में ये तय हुआ था कि आप जरूरी नहीं है हमेशा आप देखो कि प्रिंसिपल रेजिडेंट कहाँ का है, आप देख सकते हो कि वो इमोशनल टच और कनेक्टेड कहाँ से है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ड्यूअल नेशनैलिटी का, ठीक है। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब एक बार कंक्लूड कर लेते हैं सेशन को। कंक्लूजन में हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको इस पूरे ही वीडियो से सम अप करके 4 पॉइंट्स ले जाने हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी, जैसे कि नेशनैलिटी डिफाइन करती है आपकी लीगल एंटिटी इन इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ में आप कहाँ के नेशनल है ये तय करेगा आपकी नेशनैलिटी। सेकंड थिंग इज इट कैन बी एक्वायर्ड और लॉस्ट थ्रू वेरियस लीगल पाथ्स, ये आप एक्वायर भी कर सकते हैं बहुत तरीके से और लूज भी कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि कॉर्पोरेशंस के पास भी नेशनैलिटी होती है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज ड्यूअल नेशनैलिटी बहुत सारे कंट्रीज अलाउ करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज मना करते हैं, लेकिन इसकी कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। तो जहां पर राइट्स होते हैं वहीं पर ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये हमने देखा ड्यूअल नेशनैलिटी का प्रिंसिपल। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।